हेलो गाइस, मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं हमारे बैंक एग्ज़ाम में आने वाले एक सेक्शन जीए जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टैटिक काफ़ी सारा पोर्शन आता है, वो वाला सेक्शन टीच करता हूँ। आप लोग बाय फेस और बाय नेम शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं 5 साल मैंने ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया है और कई सेंटर पे पढ़ाया है। रिजल्ट्स भी बस काफ़ी अच्छे थे ऊपर वाले की दया से। और अभी मैं आप लोगों के लिए वही, जैसे आप लोगों का भी आने वाला एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क, उसके लिए मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसका सीरीज़ का नाम है बेड़ा पार सीरीज़। और डे 1 की आज क्लास हम करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, जिसमें डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती थी। और उससे पहले एसबीआई पीओ के लिए भी मैंने क्लासेस डाली थी और आरआरबी क्लर्क के लिए भी मैंने वीडियो पोस्ट की थी। तो मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। और अब मैं आज ये नया स्टार्ट कर रहा हूँ, नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एसबीआई क्लर्क के लिए है, जो कि मेंस आप लोगों का होने वाला है। और ये वीडियोज़ आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी। इन केस अगर किसी दिन कोई वीडियो पोस्ट मैं नहीं भी करता हूँ, तो उस दिन की पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, और जो वीडियो भी मिलेगी उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। और किसी दिन अगर वीडियो पोस्ट नहीं होती है तो पढ़ने के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आज इस वीडियो में मैं पहली बार, हालांकि मैंने एक्सरसाइज कहेंगे या फिर कुछ भी कह लो, पेन टैब यूज़ करने वाला हूँ मैं फर्स्ट टाइम। तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है शायद जहाँ कहीं मैं टिक करना चाह रहा हूँ कि वहाँ टिक ना हो, ऐसा थोड़ा सा स्लो हो सकती है। तो इस वीडियो को आप देखिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप लोगों का अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो में जाके। अगर आप लोगों का इस सेक्शन के अलावा, जीके के सेक्शन में ही जो मैं क्वेश्चन टीच कर रहा हूँ, उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई डाउट है, बैंकिंग, फाइनेंस, कुछ भी, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। 100% आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अब मैं आप लोगों के सामने से ऐसे हट जाऊंगा, मेरी सिर्फ वॉइस आप लोगों को दिखेगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बोलें। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं, मैं भी सही दिख रहा होगा। फर्स्ट है, नेम द इंडियन डॉक्टर जिसको मिला है 2023 का कौन सा अवार्ड। तो इनको अवार्ड मिला है 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये अवार्ड सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है। तो ये अवार्ड मिला है एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है रवि कन्नन। ये इंडियन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। कहाँ से बेस्ड है, तो ये आसाम से बेस्ड है। तो इसमें से आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो बना है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड, दूसरा आप लोगों से यही पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ बेस्ड डॉक्टर हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आसाम। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये है मिस्टर रवि कन्नन जो आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, इसी टाइप से जैसे उनको ये अवार्ड मिला है, तो कुछ एक और अवार्ड हैं जो कि रिसेंट अवार्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो अवार्ड भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उन अवार्ड में एक नाम है जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। किन को मिला है ये अवार्ड, तो ये अवार्ड मिला है मृणाल ठाकुर को। और ये है आप लोगों के सामने मृणाल ठाकुर, ध्यान रखना है। दूसरा है ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड। ये अवार्ड किन को मिला है, तो ये अवार्ड मिलेगा दीपक शेनॉय
दीपक शेनॉय नाम से ध्यान रखना है। और ये हैं आप लोगों के सामने मिस्टर दीपक शेनॉय। फ़ोटो से आप लोगों को याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में फ़ोटो आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 ये किनको मिला है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, और इनको तो आप जानते ही हो, ये है मिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम हैं। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड, यानी पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्योग रत्न अवार्ड देने जा रही है। तो ये अवार्ड किनको मिला है? ये अवार्ड मिला है मिस्टर रतन टाटा। ये है मिस्टर रतन टाटा आप लोगों के सामने, और इनको आप जानते ही होंगे, काफ़ी काइंड पर्सन है और बहुत सारा पैसा ये ट्रस्ट को देते हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि इनकी जो भी इनकम होती है उस इनकम का कितना 70% ये ट्रस्ट को देते हैं। हालांकि मैंने ये बात कहीं पढ़ी नहीं है, सिर्फ सुनी है, तो मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि रतन टाटा जी जो हैं वो काफ़ी सारा पैसा ट्रस्ट को देते हैं, दान करते हैं। ठीक है जी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, काकरापार नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि काकरापार नेशनल पार्क कहाँ पे रहेगा? ये गुजरात में रहेगा। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ये कितने मेगावाट का नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो ये 700 मेगावाट का रहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो एक ही क्वेश्चन में आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ध्यान रखना है। और ये इस टाइप का रहता है, ये सारा का सारा जो ये चिमनी बोलते हैं जैसे इनको ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट इस टाइप का होता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, क्या बनाया गया? चेयरपर्सन बनाया गया और उसके साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है रेलवे बोर्ड के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के लिए चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन को बनाया गया है? तो इनका नाम आ जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ये आप लोगों के सामने है। जस्ट अ सेकंड, जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था, मैं पहली बार पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, प्लीज़ पार्डन मी। तो ये हैं जया वर्मा जो कि आप लोगों के सामने है, फ़ोटो में ध्यान रखना आप लोगों को। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सी इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ अ रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड की पहली बार कोई वुमेन क्या बनी है? चेयरपर्सन बनी है। इस करके ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रेनिंग एक्सरसाइज विच वॉज कंडक्टेड, किसके द्वारा? बाय इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे? कंट्री का जो नॉर्थर्न और वेस्टर्न जो सेक्टर है वहाँ पे इसको इस ट्रेनिंग को किया गया था। तो इस ट्रेनिंग का नाम आप लोगों से पूछा है, इस ट्रेनिंग का नाम आ जाएगा त्रिशूल। अब आजकल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहूँ तो मैंने इस साल एग्ज़ाम में नहीं देखा है, लेकिन उससे पहले हर बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम होते थे, हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ किसका? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं? PIB। अब कई टीचर आप लोगों को जैसे टीच करते हैं, जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, तो मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाता हूँ वो क्वेश्चन मैं PIB से भी उठाता हूँ। PIB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर एक न्यूज़ आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी, अगर आप लोग खुद पढ़ने के लिए कुछ मेहनत करना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बनेगा? क्वेश्चन बन जाता है कि PIB के लिए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल
प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किन को बनाया गया है? फिर से वही गड़बड़ हो रही है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किन को बनाया गया है? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या बनाया गया है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किन को बनाया गया है? तो नाम आ जाएगा मिस्टर मनीष देसाई, और ये आप लोगों के सामने है मनीष देसाई, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रेस ट्रस्ट PIB की अगर हम बात करेंगे तो द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कॉमनली एब्रीवेटेड एज PIB, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, इज अ नोडल एजेंसी ऑफ किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तभी तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये भी बनेगा, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो PIB है, PIB वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आप लोग कहोगे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर PIB कवर होता है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच इंडियन कंपनी टाई अप किया है, किसी इंडियन कंपनी ने किसके साथ? एक इंश्योरेंस कंपनी है। कहाँ की है वो इंश्योरेंस कंपनी? वो नीदरलैंड की है। यानी कोई इंडिया की कंपनी है, उस इंडिया की कंपनी ने नीदरलैंड की किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक टाई अप किया है, जिससे वो इंडियन कंपनी इंडिया में उस नीदरलैंड की कंपनी का कंप्लीट बिजनेस और IT ऑपरेशन सारा का सारा हैंडल करेगी अभी इंडिया के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से सुन लो। इंडियन कोई क्या है? कोई इंडियन कंपनी है जो कि एक नीदरलैंड, कहाँ की कंपनी है? नीदरलैंड्स की कोई किस टाइप की कंपनी है? वो इंश्योरेंस कंपनी है। उस इंश्योरेंस कंपनी का इंडिया के अंदर जो भी क्या है बिजनेस है, वो सारा का सारा कौन हैंडल करेगा? ये आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा है। तो उसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? TCS को आप लोग पहचानते होंगे। मैं इसका फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं बताऊंगा, है ये टाटा का ही वेंचर, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो TCS इसका आंसर आप लोगों को याद रखना, क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा TCS। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया पोस्ट? इंडिया पोस्ट के साथ किसी कंपनी ने टाई अप किया है, किसके लिए? सिंप्लीफाई करेगा वो क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक को सिंप्लीफाई करेगा। किसके लिए? MSME एक्सपोर्टर। MSME जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए क्या करने वाला है? वो क्रॉस बॉर्डर जो लॉजिस्टिक सर्विस है उसको ईज करेगा, आसान करेगा। तो किसी कंपनी ने उसके लिए किसके साथ टाई अप किया है? वो इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप किया है। तो उसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अमेजोन। तो अमेजोन ने टाई अप किया है। अब यहाँ से कुछ और एक दो बातें जैसे आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इससे पहले अमेजोन जो है वो इंडियन जो रेलवेज़ है उसका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं, फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको DFC बोलते हैं, उसके साथ भी टाई अप कर चुका है। मतलब अमेजोन ने इंडियन जो रेलवे है उसके साथ भी टाई अप किया है। किस पर्पज़ के लिए टाई अप किया है? वो टाई अप कर चुका है, जो भी पार्सल अमेजोन के पास आएंगे उन पार्सल्स को रेलवे अब अपने बेस पे क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी। तो रेलवे भी अब अमेजोन को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है? लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए भी पहले ये टाई अप किए जा चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ से दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी आप लोगों से ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर कौन है? ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो मिनिस्टर कौन है? मिस्टर जितेंद्र सिंह। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब ये लाइन क्या लिखी इसको पढ़ लेते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जितेंद्र सिंह हैं अनवेल्ड अ पोस्टल स्टंप, उन्होंने एक पोस्टल स्टंप अनवेल किया है
टू कमेमोरेट अ डिकेड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड द अमेजोन। तो इंडिया और अमेजोन की जो एक डिकेड की पार्टनरशिप है उसको एक रूप देने के लिए, उसको मेमोरेंडम देने के लिए, उसको याद रखने के लिए एक पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च की थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें से आप लोगों को कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है, देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो एक तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन गया है, कौन से वाला, कि अमेजोन ने टाई अप किया है किसके साथ में, इंडिया पोस्ट के साथ में, एक हो गया। दूसरा आ जाएगा मिनिस्टर का वाला क्वेश्चन। तीसरा आ जाएगा कि इससे पहले अमेजोन किसके साथ टाई अप कर चुका है, डीएफसी के साथ भी टाई अप कर चुका है। 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में से कवर हम कर चुके हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द पैनल ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी, किसके लिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं उसमें कुछ कमियां थी, कुछ सुधार करने थे। उन सुधार को करने के लिए सेबी ने क्या किया था, एक कमेटी सेटअप की थी। उस कमेटी का हेड कौन है ये आप लोगों से पूछा है। तो उस कमेटी के जो हेड हैं वो है मिस्टर NR नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, आर यहाँ पे मिसिंग है तो फाउंडर लिखा हुआ ये। तो सेबी ने जो कमेटी बनाई है AIF, क्या बोलते हैं, AIF, ये एब्रीवेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। AIF स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, अब कुछ खास बातें इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू सेबी द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2015। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया है कि ये कमेटी कब सेटअप हुई थी। तो ये कमेटी सेटअप हुई थी मार्च 2015 में, ध्यान रखना आप लोगों को। तब उसमें 20 मेंबर थे। उसके बाद में फरवरी 2022 में इसको जब फिर से थोड़ी सी शक्तियाँ दी गई, पावर दी गई, तो उस टाइम इसके मेंबर बढ़ा दिए गए थे। कितने हो गए थे, 25। तो अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन गया है कि ये कमेटी कब सेटअप हुई थी। तो मार्च 2015 में, ध्यान रखना है, क्लियर है। और हम बात करते हैं अगर AIF के बारे में। तो AIF क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कैश इन्वेस्टमेंट। मतलब एक सिंपल भाषा में समझना, बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में, कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि नहीं की जाती किस रूप में, स्टॉक्स के लिए, यानी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया जाता, बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाया जाता, या फिर कैश इन्वेस्टमेंट में पैसा, कहीं पे भी कैश इन्वेस्ट नहीं किया जाता। इस टाइप का कोई भी पैसा AIF नहीं होता। अब तीसरी बात समझो, अगर हम ऑल्टरनेटिव फंड्स की बात करते हैं तो ये 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें प्राइवेट इक्विटी, सेकंड है इसमें रियल एस्टेट, यानी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी है योर बैंकिंग मास्टर, एजुकेशन कंपनी है, इंस्टीट्यूट है मेरा कोई काफ़ी बड़ा। अगर आप लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो पैसा आपका प्राइवेट इक्विटी का पैसा होगा। रियल एस्टेट में अगर आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी उसी टाइप से आगे हेज फंड होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, हेज फंड की कैटेगरी जो होती है वो स्टॉक्स की होती है, डेरिवेटिव्स की होती है, रियल एस्टेट की होती है, अदर्स की होती है। आप इन्वेस्ट करोगे डायरेक्ट किसी भी कंपनी के स्टॉक, बॉन्ड या कैश इन्वेस्टमेंट में नहीं। मतलब आपको जैसे मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट आपने कर दिया, मेरी कंपनी किस टाइप की कंपनी है, प्राइवेट इक्विटी है। अब मेरे पास पैसा आने के बाद मैं उस पैसे को क्या करूँगा, मुझे भी तो उससे पैसा कमाना है ना, तभी तो मैं आप लोगों को रिटर्न दे पाऊँगा। तो मैं अगर वो पैसा आगे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, ध्यान से समझना, जैसे आप लोग पेमेंट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप करोगे मेरी प्राइवेट इक्विटी में। मेरे पास पैसा आया तो मैं उस पैसे को कहीं आगे इन्वेस्ट करूँगा। मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यानी कोई कंपनी जो होगी वो इन्वेस्ट कर सकती है स्टॉक्स में। इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हेज फंड बोलते हैं। उसके बाद है कमोडिटीज़, यानी जैसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, उन सब में अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद है कलेक्टिबल्स, ये जैसे
कोई रेयर वाइन जैसे है उस टाइप में इन्वेस्ट करने के लिए, कोई इन एक्सपेंसिव आर्ट है जैसे कोई पेंटिंग वगैरह इस टाइप से, इस इन चीज़ों में इन्वेस्ट जो किया जाता है। विंटेज कार जो होती हैं काफ़ी मतलब विरासत जो काफ़ी पुरानी होती हैं, महंगी होती हैं, उस टाइप की कार में इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो सारा का सारा पैसा कलेक्टिबल्स में आता है। उसके बाद है 6th पॉइंट, स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उनमें। तो यहाँ से आप लोगों को एक सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन इसमें से पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है जिसमें कुछ 4 ऑप्शन थे, जो भी ऑप्शन थे किसी भी टाइप के, अभी ऑप्शन मुझे याद नहीं है एक्चुअल में क्या थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सका है, जैसे 3 तो यहाँ से उठा के दे दिया जाएगा, एक कोई ऊपर से, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी जो AIF नहीं होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है AIF की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सिर्फ ये 6 टाइप की होती है, जो आप लोगों के सामने मैं अभी देखो ये कर रहा हूँ। ये वाली जो पेमेंट है, ये सारी की सारी पेमेंट जो मैंने आपको ब्लू करके दी है, ये ब्लू जो भी है ये सारा का सारा एरिया आप लोगों को ध्यान रखना है। इस टाइप की जो पेमेंट होगी वो सारी की सारी पेमेंट AIF में आती है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अमृत कलश यात्रा इज स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली अंडर द कैंपेन। इसका आप लोगों को पता होगा, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मोदी जी मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में उन्होंने अमृत कलश यात्रा निकाली थी। उसका कैंपेन क्या है, कैंपेन आप लोगों से पूछा है। कैंपेन का आंसर आप लोगों ने देना है, आंसर आ जाएगा मेरी माटी मेरा देश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रहे, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। अमृत कलश यात्रा जो है, उस कलश यात्रा का कैंपेन का नाम क्या है? कैंपेन का नाम आप लोग दोगे मेरी माटी मेरा देश। दिस कैंपेन, द कैंपेन एम्स टू कनेक्ट एवरी सिटीजन इमोशनली विद द आइडिया क्रिएटिंग अ क्या ग्रेट इंडिया। तो हर एक आदमी का कनेक्शन हो, कनेक्ट करे वो अपने आप को देश से, देश के बारे में सोचे, ये इसका मेन एम है इस कैंपेन का। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, द अमृत काल एंड द संकल्प से सिद्धि, ये 2 इनिशिएटिव इस कैंपेन के अंडर लिए गए थे। ध्यान रखना, एक मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें याद करने में आसानी होगी। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया है कि इस अमृत कलश यात्रा जो उसका कैंपेन का नाम क्या है, मेरी माटी मेरा देश। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनेगा, इस कैंपेन के अंदर कितने इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे? तो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे 2, और 2 सेकंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना, फर्स्ट क्या होगा द अमृत काल, दूसरा क्या होगा संकल्प से सिद्धि। ये 2 इनिशिएटिव यहाँ से लॉन्च किए गए थे। विल पुट इंडिया एट द फोरफ्रंट इन एवरी फील्ड ग्लोबली बाय अगस्त, कब तक? 2047 तक। जैसे आप लोगों को पता होगा, मोदी जी हर बार कहते हैं कि 2047 में इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगा। ठीक है, उसी लिए 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद ध्यान रखना है, अमृत वाटिका विल बी बिल्ट कहाँ पे? नियर द नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का पुतला भी वहाँ पे लगा है। नेशनल वॉर मेमोरियल का आप लोगों को पता होगा, ये भी नया बना था, तो उसके उसके पास में ही अमृत वाटिका बनाई जाएगी। एंड विल बी अ सिंबल, ये किस चीज़ का सिंबल होगा? ये सिंबल होगा कमिटमेंट टू द एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा तो यहीं से बन गया था, ये हो गया तीसरा। अमृत वाटिका कहाँ पे बनाई गई है? नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में। नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में क्या बनाया जा रहा है? अमृत वाटिका। 5वां क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सिंबल जो होगी उस सिंबल में कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट रहेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत। 5 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, एक ही क्वेश्चन में से ध्यान रखना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। ये वही चीज़ है जो मैं, हाँ एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखनी है,
अमृत कलश इज द अमृत वाटिका क्रिएटेड एट दिल्ली ऑनर ऑफ आवर ग्रेट वीर्स, जिनको ऑनर देने के लिए 7,500 कलश यानी 7,500 कलश जो हैं उन कलश में मिट्टी लेके आई गई थी। ये एक्चुअल में क्या था, अमृत कलश यात्रा। इस कलश यात्रा का यही था कि इंडिया के अलग अलग जगह से, लोकेशन से कलश, जैसे लोटा जो होता है, कलश में मिट्टी डाल के लेके आई गई थी और उसको दिल्ली लेके आया गया था। जब दिल्ली लेके आए तो मोदी जी ने उस मिट्टी को एक बड़े से, देखो कलश आप लोगों के सामने रखा है, ये कलश कहाँ पे, वही वॉर मेमोरियल के पास में है। इस कलश में देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई सारी की सारी मिट्टी इस बड़े कलश में डाल दी थी और ये यहाँ पे इंडिया में, इंडिया गेट के पास में, वॉर मेमोरियल के पास में, सुभाष चंद्र बोस जी के पुतले के पास में इसको स्थापित किया गया है, अमृत वाटिका जिसको बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। ये है मेरी माटी मेरा देश का लोगो, सिंबल, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फाल्कॉन। फाल्कॉन क्या है? फाल्कॉन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है दैट एम्स टू, क्या एम है उसका, सिंप्लीफाई करेगा किसको, द मैनेजमेंट एट द यूज ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के को मैनेज करने के लिए और उसको यूज करने में यूज करने को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फाल्कॉन एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसके ये किसने लॉन्च किया, ये आप लोगों से पूछा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एनपीसीआई। यानी एनपीसीआई ने फाल्कॉन नाम का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। एसेंशली फाल्कॉन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प डेवलपर्स इनोवेट ऑन ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन, यानी जो ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट जो होती है वो उसको डेवलप करने के लिए, जो ऊपर मैंने आप लोगों को बात बताई थी वही थी, फाल्कॉन सिर्फ इतना ही काम करता है। और अभी इंडिया के अंदर ये किसने टाई अप कर लिया इस चीज़ को करने के लिए, एनपीसीआई ने। एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सेम लैंग्वेज में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सीएम अनाउंस्ड एवरी ट्यूसडे जो होगा विल बी कार फ्री डे इन द सिटी। तो कौन सी सिटी में लॉन्च किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो करनाल में लॉन्च किया है। ये साइकिल पे जैसे जा रहे हैं तो सीएम साहब ने कहा, ये हरियाणा के सीएम है, इन्होंने कहा है कि वहाँ की जो करनाल सिटी है उस सिटी में जो भी ट्यूसडे होगा हर एक ट्यूसडे को कार फ्री डे मनाया जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, ये आया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच बैंक्स आर लाइव विद द इंक्लूजन ऑफ यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी इन डिजिटल रूपी। पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं, सिंपल सी भाषा में समझो। अब आप जैसे आपकी यूपीआई पेमेंट से किसी कोई पेमेंट करते हो, वैसे ही अब आप जो इंडिया की डिजिटल रूपी है, इंडिया की जो डिजिटल मनी है, उस मनी को आप अपनी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। यानी आप डिजिटल मनी एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ले भी सकते हो और पे भी कर सकते हो। जैसे आप किसी भी दुकान पे जाके क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट करते हो, वैसे ही अब ई पेमेंट अगर आप लोग करना चाहें, ई रुपी की अगर पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसके डिजिटल रुपी के लिए इस बोर्ड पे कितने बैंक हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम ध्यान रखना है। सेकंड है कोटक महिंद्रा, थर्ड है यस बैंक, फोर्थ है एक्सिस बैंक, फिफ्थ है एचडीएफसी बैंक और सिक्स्थ है कैनरा बैंक। तो ये 6 के 6 बैंकों के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। यहाँ से अब जैसे आईबीपीएस का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं।
अब उसके बाद में ये नई अपडेट हुई थी कि कौन कौन से बैंक अभी ये लाइव हैं जो कि यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी सर्विस दे रहे हैं सीबीडीसी के लिए। तो अब 6 बैंक आ गए हैं। अब यहाँ से बचा हुआ क्वेश्चन यही है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलो वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर भी पढ़ते हैं कि क्या है। विद बैंक्स, यानी इस सर्विस के साथ में, विद बैंक्स इनेबलिंग द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूपीआई कहते हैं, या क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड। इन्हें किसी को भी अगर आप पेमेंट करना चाहें आपकी यूपीआई से, तो आप लोग यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, या आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, जो कि आप लोग अक्सर करते आ रहे हो। तो ये सर्विस आप लोगों को मिल गई है। इसके साथ में एक और आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ कि इस कुछ दिन पहले यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये यूपीआई एटीएम कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे देंगे, मुझे मैं लिख देता हूँ, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डॉक्टर, उस डॉक्टर का नाम बताओ जो जीता है, जिसने नेशनल डायोबायोटोलॉजिस्ट का अवार्ड जीता है। तो उनका नाम आ जाएगा नवनीत अग्रवाल, और ये है मिस्टर नवनीत अग्रवाल आप लोगों के सामने। उसके साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड्स हैं, जिनमें फर्स्ट अवार्ड है टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली बाय यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो ये अवार्ड किसको मिला है, टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली अवार्ड। तो ये मिला है जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उनको। उसके साथ में दूसरा अवार्ड है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो एक इनको मिला है, ये मनोज बुबना को मिला है। उसके बाद में रमन मैक्स, जैसे हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था वो पढ़ा था, तो ये रवि कनन जी को मिला है। उसके बाद में डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड किनको मिला है, तो ये अवार्ड मिला था सत्यजीत मजुमदार जी को। उसके बाद में मिस अर्थ इंडिया 2023 किसको मिला है, तो ये प्रियांश सेन को मिला है। तो उस एक अवार्ड के साथ में आप लोगों को ये 5 अवार्ड्स के नाम भी याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि ये अवार्ड किसको मिले हैं। ठीक है जी, तो 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम करीबन 100-125 क्वेश्चन जो हैं, 100 के आसपास क्वेश्चन कवर हम कर लेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इसरो साइंटिस्ट द वॉइस बिहाइंड द नेशनल स्पेस एजेंसी। ये सिंपल भाषा में बताता हूँ। उस साइंटिस्ट का नाम आप लोगों से पूछा है जो कि इसरो से था, जो कि चंद्रयान गया था जब उसने काउंटडाउन शुरू किया था 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये जो काउंटडाउन था, इस काउंटडाउन को पढ़ने वाले साइंटिस्ट जिनका देहांत हो गया, जो कि एक्सपायर हो गया, उसका नाम आप लोगों से पूछा है। तो इनका नाम आ जाएगा एन वल्लरामाथी। ये आप लोगों के सामने है वो लेडी जो कि उल्टी गिनती पढ़ती थी, इनका देहांत हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, विस्तारा एयरलाइंस, जिसको टाटा सी एयरलाइंस भी कहते हैं, गोइंग टू मर्ज विद, किसके साथ मर्ज होने जा रही है, तो ये एयर इंडिया के साथ मर्ज होने जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि विस्तारा एयरलाइंस अभी किस एयरलाइन कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही है, तो एयर इंडिया के साथ में मर्ज होने जा रही है। अब बोल दिया कि TSAL यानी टाटा सिया एयरलाइंस जो है वो एक जॉइंट वेंचर है, किसका, टाटा ग्रुप का, और उसके साथ में सिंगापुर एयरलाइन का। यानी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया है। एक आप लोगों ने ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है
कि विस्तारा के साथ कौन सी एयरलाइन मर्ज होने जा रही है, उसका आंसर आ जाएगा एयर इंडिया। दूसरा, जो TSAL है वो एयरलाइन में किस किस की पार्टनरशिप है, टाटा ग्रुप और सिंगापुर की। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है, एज पार्ट ऑफ द मर्जर ट्रांजैक्शन सिया ऑल्सो इन्वेस्ट ₹2059 करोड़ किस में, एयर इंडिया के अंदर। तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये एयर इंडिया की वो फ्लाइट जो पैसे लेके कहाँ हो गई, चंपत हो गई है, उड़ गई है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, फ़ोन पे लॉन्चेज विच ऐप और फॉर आएगा यहाँ पे, फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। यानी फ़ोन पे ने कोई ऐप लॉन्च की है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, स्टॉक्स की सेलिंग परचेजिंग कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम आप लोगों से पूछा है, ऐप का नाम आप लोगों से पूछा है। ऐप का नाम आएगा Share.market। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। और इस ऐप के साथ में कुछ और फैसिलिटीज़ हैं जो बैंकिंग और इंश्योरेंस में लॉन्च हुई हैं। जैसे कि RBI ने लॉन्च किया था उद्गम पोर्टल टू ट्रैक अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। उद्गम स्टैंड्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर इस बारे में नहीं भी पता है तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ आप लोगों को। जैसे मेरा कोई पैसा, मेरा कितना पैसा, लेट्स से 50 लाख रुपए, कितना, 50 लाख रुपए मेरा कौन से बैंक में, हम PNB बैंक में आ जाते हैं। PNB बैंक में पड़ा है और वो पैसा इन्वेस्ट हुए प्लस कितना टाइम हो चुका है, 10 साल, 10 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, यानी 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन सालों के अंदर अगर मेरे इस अकाउंट में इन 50 लाख रुपए के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना तो मैंने इसमें कोई पैसा डाला है और ना ही कोई पैसा मैंने निकाला है, यानी ये डोरमेंट हो चुका है। तो एक ऐसी अमाउंट जिस अमाउंट को 10 साल हो गए हैं किसी भी बैंक के पास रखे पड़े, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, उस अमाउंट को बोलेंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। और उन डिपॉजिट्स को अगर हम क्लेम करना चाहें तो उसको क्लेम करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम आप लोगों के सामने है उद्गम स्टैंड्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेट्स वे फॉर एक्सेस इंफॉर्मेशन। यानी आप लोग इस पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके नाम का कोई पैसा बैंक में क्या पड़ा है, कहीं आप रख के भूल गए हो। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी चेक कर लो, किसी की याददाश्त कमज़ोर है तो। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ और ऐसे ही फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कैनरा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था कैनरा जीवन धारा सेविंग अकाउंट, किसके लिए, पेंशनर्स के लिए था। उसके बाद में टाटा AI इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री, जो टाटा AIA है उसने एक स्पेशल टाइप से पेमेंट करने के लिए, जिसमें क्या होगा कि आप फर्स्ट पेमेंट थ्रू व्हाट्सएप, यानी आप अब टाटा AIA के द्वारा अगर कोई भी पेमेंट आप लोग करना चाहते हैं, कोई प्रीमियम आप लोग पे करना चाहते हैं, तो वो पेमेंट आप व्हाट्सएप से कर सकते हो। जैसे आप लोग पेमेंट कोई भी, जब आप लोग पहले व्हाट्सएप से अब UPI यूज़ कर सकते हो जैसे, तो वैसे ही आप लोग अभी अपने कोई भी इंश्योरेंस की आप लोगों ने पॉलिसी ले रखी है तो उसका जो प्रीमियम है वो आप लोग व्हाट्सएप से पे कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी शुरू करने वाला कौन सा कंपनी इंडस्ट्री आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उसका नाम आप लोगों ने देना है टाटा AIA। ठीक है जी, नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है। क्या आंसर दोगे आप? आंसर दोगे एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। अब कोई भी कस्टमर जो कि AU बैंक का कस्टमर है वो 24/7 वीडियो से अपनी बैंकिंग सर्विसेज ले सकता है।
जैसे आप वीडियो कॉल करेंगे तो वहाँ पे सामने बैंक में बैठा कोई एम्प्लॉय होगा, आप लोगों को आंसर देगा जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FTII जिसको बोलते हैं, FTII के चेयरमैन कौन है आप लोगों से पूछा है। वो चेयरमैन है आर माधवन, ये आप लोगों के सामने, जो कि एक हीरो हैं। ये 3 इडियट्स जो मूवी आई थी उसमें भी थे ये, और इनके साथ में शर्मन जोशी थे, आप लोगों को पता होगा। वो मूवी तो देखी ही होगी आप लोगों ने। मूवी का नाम क्या था? 3 इडियट। IDIOT यही होती है ना स्पेलिंग, चलो जो भी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हु विल हेड पैनल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। अभी मोदी जी कहते हैं कि पूरे देश के अंदर जो कौन से अवार्ड, चुनाव लोकसभा और उसके साथ में जो स्टेट में गवर्नमेंट चुनने के लिए जिस टाइप के वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं, उनको कहा जाता है विधानसभा। तो मोदी जी कह रहे हैं कि क्यों बार बार पैसा खराब करना, क्यों ना हम ऐसा करें, लोकसभा चुनाव और हर एक स्टेट में क्या विधानसभा चुनाव जो हैं वो एक साथ करवा दें। तो उसके लिए उसको नाम दे दिया गया वन नेशन वन इलेक्शन। इसके लिए एक पैनल बनाया गया। पैनल के एक हेड कौन है आप लोगों से पूछा है, तो उनका नाम आ जाएगा रामनाथ कोविंद। ये है मिस्टर रामनाथ कोविंद, जो कि हमारा इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री बीट्स पाकिस्तान टू विन मेंस हॉकी 5th जो हुआ था एशिया कप 2023, तो उस कंट्री का नाम है इंडिया। पाकिस्तान वालों को इंडिया ही हरा सकता है, अब की बार भी हरा दिया है, ध्यान रखना है। और इसके बारे में सेकंड पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था सलाला। सलाला कौन सी कहाँ पे पड़ता है? ओमान में पड़ता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, अभी कुछ हल्के हल्के से क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों को सिर्फ याद रखने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स इन द कंट्री। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के अंदर कितने खेलो इंडिया सेंटर सेटअप करने जा रही है? आंसर आएगा सिंपल सा 1000। क्लियर है जी? चलो, एक ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ना है, इतने में ही आपका हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, और इस क्वेश्चन का एग्जाम आने के भी चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच स्टेट इन द US हैज़ फॉर्मली डिक्लेयर्ड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। यानी US में कोई स्टेट है जिसने अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाया है, तो उसका आंसर आ जाएगा द स्टेट ऑफ जॉर्जिया। स्टेट ऑफ जॉर्जिया जो US में है उसने हिंदू हेरिटेज मंथ को बनाया है, इसलिए टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट द वैल्यू कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वाइब्रेंट हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी रेजिडिंग इन द स्टेट, जो स्टेट में रहते हैं उसके लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को क्या करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए ये स्टेट इसको हिंदू हेरिटेज मंथ का नाम दिया गया है। उसके साथ में अक्टूबर इज़ अ सिग्निफिकेंट मंथ फॉर हिंदुइज्म। क्यों? क्योंकि अक्टूबर मंथ में ही नवरात्रि आती हैं और उसके साथ में दिवाली आती है, इसलिए इस महीने को वर्ल्ड हेरिटेज मंथ का नाम दिया गया है। ध्यान रख लोगे? चलो नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, द ग्रॉस GST रेवेन्यू। वैसे 2023 आना चाहिए, ये जो अगस्त लिखा है इसको आप यहाँ से मिटा दीजिए। आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि GST रेवेन्यू कलेक्टेड जो 2023 में हुआ है मंथ वाइज वो कैसे हुआ है।
तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैंने आप लोगों को लिख के दिया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि 2023 में कौन से महीने में सबसे ज़्यादा जीएसटी मिला था, तो आंसर आ जाएगा अप्रैल। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम कब था, तो सबसे कम आ जाएगा फ़ेब में। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जनवरी 2024 में, नीचे देखो आप, जनवरी 2024 में कितना रेवेन्यू मिला, तो जो रेवेन्यू मिला है वो 1,72,129 करोड़ रुपये यहाँ से जीएसटी से अब की बार गवर्नमेंट को मिले हैं। सुपर मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किसका, स्वराज ट्रैक्टर का, तो आंसर आ जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। उसके साथ में चीफ संजीव कपूर जो है, सैफ है जिनका नाम है संजीव कपूर, उनको इंडियन ऑयल का अवार्ड मिला है, ध्यान रखना है। ऐसे ही राफेल नडाल को मिला है, राहुल द्रविड़ को मिला है, श्रद्धा कपूर को मिला है, रश्मिका मंदाना को पड़ा है, स्मृति मंदाना को पड़ा है और ऋतिक रोशन को भी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या बोल दिया मैंने, कुछ और अवार्ड मिले हैं। ये अवार्ड ध्यान रखने हैं किस किस को मिले हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी, चलो इसके साथ में ही आज की हमारी क्लास यही ओवर होगी, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन में अभी पीपीटी नहीं बना पाया था। तो आज की क्लास के लिए मेरी साइड से फिर इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे आप, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इन वीडियोज़ की PDF आप लोगों को वहाँ से मिलेगी। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।